आइए हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करेंगे। बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो आपका प्रश्न था मुंबई से नेक्स्ट क्वेरी, और लाइन पर इस समय मिस्टर संजीव चिंतल। संजीव साहब की तरफ से सवाल है, इन्होंने वीआरएस के लिए, हम देख रहे थे संजीव साहब आपने ऑप्ट किया, आपको वीआरएस के जो फंड्स आपने मेंशन किया 95 लाख मिल रहे हैं। आपने इनफैक्ट इसके बारे में जो चेक करना चाहा है, ये स्पेसिफिकली ये किस तरह से टैक्स वर्क करेगा, इस पर यही आप चेक करना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, इसमें हम एक एक कर इन पहलुओं को टच करना चाहेंगे। कृष्ण साहब पहले आप बता सकें, क्योंकि इनको एक अच्छा एक कॉपस मिल रहा है ये वीआरएस के लिए जो इन्होंने ऑप्ट किया है, इसमें जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो तो इससे हम देखें अबाउट 5 लाख तक जो रहती है। आप इनको कैसे बताना चाहेंगे, ये पूरा किस तरह से इनके केस में वर्क करेगा? पहले तो मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा कि उनको अच्छा एक अमाउंट मिला इस वीआरएस के ऊपर। इसमें जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 1010C है जी, जिसके अंदर ये 5 लाख तक की अगर ये वीआरएस स्कीम जिससे इन्होंने लिया, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है, तो उस केस में ये इनकम टैक्स में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की अपनी इसमें रिलीफ ले सकते हैं, जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है। और जहाँ तक ये है कि इन्वेस्टमेंट करने की बात है, उस केस में और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए इन्होंने पहले अगर वीआरएस के अंदर पहले कभी इस तरह की डिडक्शन ली है, तो अब उनको इस वक्त नहीं मिलेगी। और साथ में एक सेक्शन 89 होता है इनकम टैक्स के अंदर, जिसके अंदर अगर आपको कुछ एरियाज मिलते हैं या सैलरी एडवांस में मिलती है, तो उस एरियाज और एडवांस के ऊपर आपको रिलीफ सेक्शन 89 में मिलता है। तो अगर ये अवेल कर चुके हैं, तो इन दो सिचुएशन में इनको 5 लाख का नहीं मिलेगा। अदरवाइज इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो 5 लाख रुपीस की है। Okay, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C या 89 ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं पहले, तो फिर ये एप्लीकेबल इनके केस में नहीं होगा, अदरवाइज ये इनके लिए एप्लीकेबल है। बलवंत साहब, इसमें वैसे अगर हम वीआरएस की बात करें, ये फर्दर सप्लीमेंट्स किस तरह से वर्क करती हैं, कैसे वो प्ले होंगी? अगर हम ग्रेचुटी की बात करें, पीएफ की बात करें, कुछ लिव इन कैशमेंट की बात हो, उसकी अगर डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकें। देखिए सौरभ जी, ऐसा लग रहा है मेरे को कि ये जो 95 लाख उनको मिल रहा है वो बहुत सारी आइटम्स मिला के है, सिर्फ वीआरएस का ही अमाउंट नहीं है। और जैसे वीआरएस का मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 5 लाख की जो लिमिट है वो वंस इन अ लाइफ टाइम है। तो अगर आपने पहले वीआरएस लिया है और उसमें अगर आपकी 5 लाख से कम की कोई अगर एग्जम्पशन आपने क्लेम की है, तो जो बैलेंस फिगर है वो आप अभी क्लेम कर सकते हैं। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि 95 लाख का जो फिगर है उसमें दूसरी चीज़ें भी है, उसमें ग्रेचुटी भी होते हैं, लिव एनकेशमेंट वगैरह भी होगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा भी होगा। तो जो ग्रेचुटी की जो एग्जम्पशन की लिमिट है वो मैक्सिमम 10 लाख की है। जो लिव एनकेशमेंट है वो 3 लाख तक का एग्जम्पशन है। और इसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा जितना भी है, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वो पूरा का पूरा आपके हाथ में एग्जम्प्ट है। तो जैसे ये 3 एग्जम्पशन उनको मिल सकती है, 5 लाख की वीआरएस की, 10 लाख की अपनी ग्रेचुटी की और 3 लाख की लिव एनकेशमेंट की। राइट। और इनफैक्ट अगर ये जो इनको कुछ अगर हम देखें ऑप्शंस भी कुछ हैं, कृष्ण साहब, जिनको ये आगे मूव कर सकते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो बाकी पहलू रहे जो लिमिट्स जिस तरह से प्ले करेंगी, लेकिन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स भी इनके समक्ष हैं जिनको ये थोड़ा उस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। देखिए, उसमें ऐसा है कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात, इस सेविंग की बात है, सेविंग में तो कोई ऐसा सेक्शन नहीं है डायरेक्टली। छोटी सेविंग्स हैं, जैसे ईटीसी हम पहले बात कर चुके हैं, ईटीसीसीजी है जिसमें राजीव गांधी स्कीम 2013 है, छोटे अमाउंट्स है। तो अगर इतनी बड़ी रकम और ये मान के चले सारा इनको वीआरएस के अंतर्गत ही में मिला है, तो उस सिचुएशन में मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट पे कुछ ऐसी सेविंग नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, अपनी जो पैसा मिला उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि जैसे रिलीफ बॉन्ड्स हैं, जो इनकम टैक्स रिलीफ बॉन्ड्स हैं, या इस तरह के म्यूचुअल फंड्स की कई स्कीम्स हैं, उसमें अगर मेरे ख्याल से जैन साहब कुछ इनलाइटन ये है कि कर सकते हैं कि उस 95 लाख को या 90 लाख को आफ्टर पेइंग द टैक्स जो अमाउंट रहता है उसको कैसे वो इन्वेस्ट करें कि जिसमें आने वाले उस पर जो इनकम एक्रू हो या इनकम रिसीव हो, एटलीस्ट उस पर ये कुछ प्लानिंग इनकम टैक्स की कर सकें। राइट। अच्छा बलवंत साहब, इसमें क्योंकि इस उम्र में अब ये ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, मतलब उस तरह से जनरली कहा जाता है, लेकिन इनको एक अच्छा कॉपस मिल रहा है। आप इनको इन ब्रीफ अगर सजेस्ट कर सकें आगे, मतलब कैसे उसको लेकर मूव कर सकते हैं। हमने टैक्स पर्सपेक्टिव, उसके इंप्लीकेशंस कैसे वर्क करते हैं, लिमिट्स, वो बात हुई, लेकिन लिमिट्स लिमिटेड हैं और विकल्प इनके सामने क्या थोड़े सीमित होने चाहिए, या इनको आप कैसे एडवाइस करना चाहिए, कैसे मूव करें?
सौरभ जी, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का सवाल है, जैसे आपने बताया कि ये एज पे आदमी की रिस्क लेने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो जैसे जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो ऑप्शंस हैं उसमें पैसा डालना चाहिए। जैसे ये सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं, उसमें 15 लाख रुपए तक का डाल सकते हैं। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है उसमें जॉइंटली है तो 9 लाख का डाल सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट के PSU की अभी टैक्स फ्री बॉन्ड्स आ रहे हैं तो इफेक्टिव यील्ड अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, 9.5%, 8.5% के आसपास है। तो उसमें शायद 10 लाख तक का इंडिविजुअल का पर PSU का लिमिट है। तो अगर भविष्य में भी कोई आए तो वो उसमें अपना पैसा डाल सकते हैं, पर पैसा डालने के पहले उनकी उम्र को देखते हुए उनको जो रिटर्न्स का ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, पर उनकी जो कैपिटल है वो सिक्योर रहनी चाहिए। तो जहाँ तक हो गए जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स है या गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें पैसा डाले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। राइट। संजीव चिंतल साहब, ऑल द बेस्ट। आप इस तरह से मूव करने पर विचार करें। ये आपके लिए कुछ डिटेल्स हैं। उम्मीद है जो आपने प्रश्न भेजा था उससे सेंट्रिक जो तमाम एंगल्स थे हमने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कई और प्रश्न हैं उनको हम शामिल करेंगे। आज बातचीत हो रही है टैक्सेशन पर, हम जल्दी लौटते हैं।